बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो आपका फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, लास्ट 7 to 8 डेज तक क्लासेस नहीं कंडक्ट हो पाई, ठीक है। तबीयत बेटर हो गई है, आपको तब बताया था शायद कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सो दिन ब दिन थोड़ी तबीयत ख़राब होती गई, अब बेटर फील कर रहा हूँ। सो आगे जो आपका पार्ट है स्टैट का, चाहे आपका जो साइंस का पार्ट है, जो भी आपके कंपोनेंट रहते हैं वो सभी आपके रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता आपका एग्ज़ाम आ गया है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। अब एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे जो एग्ज़ाम की डेट है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ठीक है गाइस। सो हमने यूनिट डायमेंशन का बेसिक पढ़ा था, आपका क्या होता है कि यूनिट्स कैसे लाई करते हैं, आपके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या लाई करते हैं। अब उसके बाद आता है कि कुछ ऐसे यूनिट्स, ठीक है, जो हमें एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि जैसे बोलेंगे आपको एनर्जी के यूनिट क्या है या एनर्जी के डायमेंशंस क्या लाई करते हैं। तो गाइस ये चीज़ हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। को आप बुक्स पे देखते हो, बुक्स पे डायरेक्टली लिखा होगा कि एरिया आगे डायमेंशन ये है, यूनिट ये है। हमें ये चीज़ें बेटा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकती हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ करना आ गया और हर एग्जाम में साइंस जो आपकी फिजिक्स है, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट है आपका, जो आपका एक चैप्टर है ऐसा यूनिट, ये एग्जाम में 1 मार्क्स का तो आता ही आता है, ठीक है। किसी न किसी यूनिट के आपको डायमेंशन पूछ लेंगे, यूनिट पूछ लेंगे, ठीक है, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के आपको यूनिट या डायमेंशन पूछ लेंगे, तो एग्जाम में आना ही आना है। सो उससे बेटर है जो आपके 50 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 50-60 यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स आप निकालो, ठीक है, याद रखो यूनिट्स, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी डायमेंशन है उसको निकालना सीखो, ठीक है गाइस। आज हम यहाँ 30 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो करेंगे, देन आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा, उस पर बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर। सो गाइस, जैसे आपको दिखाई दे रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कौन सी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। आपको बता चुका हूँ फिजिकल क्वांटिटी आपकी होती क्या है। अब डायमेंशन फॉर्मूला मतलब उसको हम डायमेंशन या इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, जो आपने 7 यूनिट्स पढ़े थे उसकी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ आपका एरिया का, क्या बात करूँ? एरिया। एरिया आपको पता होता है क्या है? एरिया क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसको सीखो आराम से ना, याद नहीं करना है। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, दोनों क्या है आपके? यूनिट है किसकी? आपके लेंथ के। किसके यूनिट है आपके यहाँ पे? लेंथ के। तो हम ले सकते हैं यहाँ मास मीटर इंटू मीटर। क्या ले सकते हैं? मीटर इंटू मीटर। ये क्या बना? ये बना इसके यूनिट्स। क्या बने? यूनिट्स। लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो मास कितना है? 0, लेंथ कितना है? 2 और टाइम कितना है? 0। तो m0, L2 और T0 ये क्या आएंगे यहाँ पे? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये तो आपका सिंपल हो गया। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या बनेगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि तीनों क्या है? तीनों आपकी मेजरिंग लेंथ की फॉर्म में दी हुई है ना। अब ये क्या बनेगा आपका? m0, L3 और T0। ये बेटा आज हम थोड़े ना ऐसे यूनिट्स कर रहे हैं जो शायद इन 30 में से आपको 15 से 20 पता भी होंगे ना, लेकिन जो कल वाली क्लास है, मैं बेट आपके साथ बैठ के, चलो मैं एक शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि उन 20 यूनिट्स में से आपने 3-4 यूनिट्स ही आपको निकालना आते होंगे। बाकी यूनिट्स एग्जाम में पूछेंगे तो आपको निकालना नहीं आएंगे, इसलिए जो नेक्स्ट क्लास है उसको मिस मत करना, ठीक है। अब थर्ड आता है यहाँ पे डेंसिटी। क्या आता है? डेंसिटी। आप सबको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है? मास इन टर्म्स ऑफ केजी। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपका वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या बनेंगे यहाँ पे इसकी डायमेंशन? जहाँ इसकी हम अगर बात करें यूनिट बनेंगे मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, ये बनेंगे इसके यूनिट। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला बन के आएगा आपका m1, L-3 और T0। ये क्या आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? एंगल। अब एंगल क्या होता है? देखो, एंगल आपने 2 पढ़े हैं, एक रेडियन और एक स्टेडी रेडियन, ये दोनों आपने यूनिट पढ़े थे एंगल के ना। अब एंगल होता है क्या? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। कि जो ये आपका टर्म गिवन है, ऐसे सपोज करो ये आपका कोई सर्कल है, इतने पार्ट का आप ये एंगल निकाल रहे हो, ये आपका एंगल है। एंगल क्या है? ये आर्क की लेंथ कितनी है अपॉन ये रेडियस कितना है। अब आर्क बाय आपकी लेंथ में आपकी मीटर में होगी, और जो आपकी रेडियस है वो भी किस में होगा? मीटर में होगा। तो एंगल बन के आएगा यहाँ से आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर इसकी यूनिट्स की बात करूँ
दोनों अपॉन लेंथ होगा, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या बन जाएगा आपका 0। तो इसके यूनिट क्या आएंगे, यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी यहाँ पे यूनिट लेस क्वांटिटी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 7 से 8 ऐसी क्वांटिटीज बताऊंगा तो सभी क्या है आपकी यूनिट लेस लाई करती है। तो इसलिए जो आपका एंगल है वो क्या है, यूनिट लेस। अब इसके डायमेंशन बनेंगे m0, l0 और t0। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने सभी क्वांटिटी को m, l और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही करना है। बाकी जो अदर आपके ऐड होंगे, आपका टेम्परेचर ऐड हो रहा है, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐड हो रहा है, वो सब हम बाद में ऐड करते रहेंगे, लेकिन ये 3 आपने लेने ही लेने हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेफरेंस सब्सटेंस। किसी एक सब्सटेंस के हिसाब से दूसरे सब्सटेंस की आपकी डेंसिटी क्या है, उससे बोलते हैं आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन मोस्टली हम अगर बात करें हम लेके चलते हैं वाटर का। क्या लेते हैं, वाटर का। तो डेफिनेशन आपको एक लिखा रहा हूँ, लिख लो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बनता है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बनता है, डेफिनेशन बनती है। अब दोनों क्या है, डेंसिटी की फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी कैसा आएगा आपका यहाँ पे यूनिट लेस, मतलब m0, l0 और t0, ये भी क्या है आपका यहाँ पे यूनिट लेस। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है क्या आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशो, जब बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। क्या बोलते हैं, रेशो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अब आपको टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे, है ना। तो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हमारा, वहाँ पे आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। सभी के नहीं कह रहा हूँ, जिस टॉपिक के बोलूँगा उसके नोट्स आपको वहाँ पे साथ साथ में प्रोवाइड होते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, 60, 70, 80। ठीक है, ये सब क्या आपके मैग्नीट्यूड का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है। तो अपॉन सेकंड है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन बन के आएगा m0, l0, t-1। ठीक है, उसके साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या है आपके, कोई यूनिट नहीं है। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस है। एंगल क्या है आपका, कोई यूनिट नहीं है। कैसा है आपका यहाँ पे, डायमेंशन लेस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की। क्या बात है, वेलोसिटी और स्पीड की। तो अगर वेलोसिटी और स्पीड की बात करता हूँ ना, वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करता हूँ, दोनों को लिखते हैं हम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, जो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो कैसा आपका यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी लाई करती है। ये कैसी आपकी यहाँ पे स्केलर, और ये कैसा आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से, ये बन के आया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, d अपॉन टी। क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ डायमेंशन बन के आएगी m0, l1, t-1। ये क्या आएगा आपका यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की आपकी यूनिट्स और उसकी डायमेंशन निकल के आएगी। ठीक है, सॉरी ये आपका मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का, लेकिन इससे पहले क्या है यहाँ पे आपके एंगुलर वेलोसिटी। क्या है आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है आपका यहाँ पे एंगल अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लाई करती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। आपने शायद जो साइंस के स्टूडेंट हमने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो वहां से निकल के आया आपका ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब थीटा क्या है आपका यहाँ पे एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। टी मेरे पास यहाँ क्या बन के आएगा, अपॉन सेकंड, तो 1 बाई सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या निकल के आया यहाँ से, सेकंड इनवर्स। ठीक है, और डायमेंशन क्या है m0, l0, t-1।
1। ये क्या है आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की आपकी डेफिनेशन, ठीक है, यूनिट्स और उसकी डायमेंशन निकल के आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका मोमेंटम। तो बेटा यहाँ अगर मोमेंटम बोलो, मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन याद रखोगे, आगे आपका यूनिट भी निकलता रहेगा, आपका डायमेंशन भी निकलता रहेगा, है ना। तो क्या बना आपका मास इंटू वेलोसिटी। मास हम कैसा ले सकते हैं, मास हम ले सकते हैं यहाँ पे आपका m1 L1 T-1। ये क्या बना आपका यहाँ पे डायमेंशन बना किसका, मोमेंटम का। लेकिन यूनिट की बात करूँ तो यूनिट बन के आएंगे kg मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या बनेगा इसका यूनिट आपका kg मीटर सेकंड, kg इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, और m1 L1 T-1। ये क्या आएगा यहाँ पे इसका डायमेंशन निकल के किसका, आपका मोमेंटम का। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेलरेशन की। किसकी बात करें, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा डेफिनेशन साथ में नोट करते रहो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू dv बाई dt। अब v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज क्या आपका d बाई dt, है ना। तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका L1 T-1 और m0। ये आपकी वेलोसिटी की मेरे पास क्या डायमेंशन, लेकिन अपॉन t ये बनेगा T1, T+1 ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन के यहाँ से आपके यूनिट निकल के आएंगे, ये बनेगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके यूनिट निकल के आए। लेकिन डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन बनेगा आपका m0 L1 T-2। ये किसका हुआ आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा फोर्स। क्या आएगा, फोर्स। फोर्स आपको पता है क्या होता है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या बनता है आपका यहाँ से बेटा, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए आपका फोर्स भी क्या बन के आता है, वेक्टर क्वांटिटी बन के आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, फोर्स के यूनिट निकलेंगे आपके, ये क्या है मास, मास बनेगा आपका kg, एक्सेलरेशन क्या आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, है ना, यूनिट को। लेकिन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा आपका m1 L1 T-2। ये क्या आएंगे आपके यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्या बनेगा, m1 L1 T-2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, इम्पल्स। क्या है आपका यहाँ पे, इम्पल्स। इम्पल्स हम बोल सकते हैं, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द, एक जो आपकी टोटल फोर्स, ठीक है, जो आपकी टोटल फोर्स ऑकर होती है एक टाइम पीरियड के लिए, उसे बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज फोर्स। तो हम इम्पल्स, तो इम्पल्स को हम यहां डिनोट कर सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, ये क्या है, इम्पल्स। क्या है आपका यहाँ पे, इम्पल्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज फोर्स। तो इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या बन क्या है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं इसके डायमेंशन निकालूंगा तो डायमेंशन बनेगा आपका m1 L1 T-1। ये क्या आएगा आपका यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, m1 L1 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अब यूनिट की बात करूंगा तो न्यूटन इंटू, ये क्या है आपका सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड बोल सकता हूं, जहां क्या बोल सकता हूं, kg इंटू मीटर पर सेकंड, kg इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जूल की, वर्क की बात करें। किसकी बात करें, वर्क की। तो वर्क क्या होता है बेटा, आपका वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाता हूं, वो कितना डिस्प्लेस होगा, उसे बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। तो यहां अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, फोर्स क्या है आपका m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है L1, तो ये बन के आएगा आपका m1 L2
T-2, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब यूनिट की बात करूँ, यूनिट हम वर्क के लेके चलते हैं जूल्स में। कैसे लेते हैं आपके यहाँ पे जूल्स में? अगर आपने इसी फॉर्म में लिखना है यूनिट क्या है, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर पर kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आएगा यहाँ पे आपका यूनिट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपकी पावर की। किसकी बात करें यहाँ पे आपकी पावर की? तो बेटा पावर क्या बन के आता है, पावर इज इक्वल टू द वर्क अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क अपॉन टाइम। ये क्या है आपका यहाँ पे पावर, क्या है आपका पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम, या इससे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पावर की अगर हम बात करें किसके, आपके यूनिट्स की या डायमेंशन की बात करें, तो वर्क का क्या है m1 L2 T-2 अपॉन T, यही बनेगा है ना। ये निकल के आएगा m1 L2 T-1, ये क्या आएगा यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, m1 L2 T-1। और अगर इसकी मैं बात करूँ यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकलेंगे आपके यहाँ पे kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये क्या आएंगे यहाँ पे इसके यूनिट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपकी कपल। क्या बात करें यहाँ पे कपल? कपल हम बोलते हैं ऐसी फोर्स जो 2 पॉइंट पे एक्ट करती है, जो आपकी 2 पॉइंट पे एक्ट करती है ताकि वो ऑब्जेक्ट को घुमा सके। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे कपल। तो हम बोल सकते हैं रोटेशनल फोर्स बोल सकते हैं कपल को आपका। तो कपल आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, रोटेशनल फोर्स। तो कपल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स आपका यहाँ से क्या है, m1 L1 T-2 इंटू L1। तो यूनिट क्या निकल के आएंगे आपके यहाँ पे m1 L2 T-2। यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझते रहो। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करो। और साथ में आप वहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे उसको उतारो, चाहे उसकी PDF निकालो, ठीक है, प्रिंट निकाल लो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे मेन बात है समझना जरूरी। बेटा 50 यूनिट है आपके ना, अगर तो 50 यूनिट और 50 डायमेंशन कैसे याद करोगे? उससे बेटर है चीज़ें यहाँ पे समझते रहो और अपने दिमाग में डालते रहो, एग्जाम में आपको याद आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे कपल। आपका यहाँ हो गया कपल की डेफिनेशन, आप लिख सकते हो अगर आपको लिखनी है तो। ए कपल इज ए 2 इक्वल फोर्स, ठीक है, विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट बट नॉट थ्रू द सेम पॉइंट, सो दे प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट। ये आपको बता चुका हूँ, एक रोटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट पे एक्ट करती है ताकि ऑब्जेक्ट आपका वहाँ पे घूम सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क torque is defined as the product of force into perpendicular distance। ठीक है, अब क्या बनेंगे यहाँ पे इसकी डायमेंशन m1 L2 T-2 डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या आएगा आपका यहाँ पे टॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion, and potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position। ठीक है, ये आपका by virtue of its motion और ये क्या है by virtue of its position। तो potential energy को होता है m into g into h। ठीक है, m into g into h। m क्या है आपका मास, g क्या है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है आपकी यहाँ पे हाइट। और अगर बात करूँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो दोनों के यहाँ पे डायमेंशन का निकल के आती है m1 L2 T-2। ये भी क्या बनेगा आपका m1 L2 T-2। और अगर यहाँ बात करूँ इनके यूनिट्स की, तो यूनिट्स आएंगे दोनों के यहाँ पे जूल, क्योंकि एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बेटा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट F इक्वल टू K इंटू एक्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 7 और क्लास 8 और क्लास 9 में, जब आपने पढ़ा था कि स्प्रिंग से टाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो कितना मूव करता है, वहाँ पे एक फोर्स एक्ट होती है, वो फोर्स डिपेंड करती है आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है ना। ये पढ़ा होगा आपने ना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टाई करते हो, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वॉल है,
ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग से टाई करते हैं, ऑब्जेक्ट आपका लटकता है, वो कितना नीचे जाएगा और उस पर कितनी फोर्स आपकी बैकवर्ड एक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, सॉरी उस पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप करते थे यहाँ पे x के, वहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है, उससे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। तो F इक्वल टू K इंटू एक्स, तो यहाँ पे K निकल के आएगा F अपॉन एक्स। तो इसका मतलब जो आपका फोर्स कांस्टेंट है वो डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट क्या है, द फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2 अपॉन L1, ये बनेगा आपका m1 L0 T-2 kg पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आएंगे इसके यहाँ पे आपके यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उससे बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स कितनी है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं फोर्स है m1 L1 T-2 अपॉन एरिया क्या है आपका L2। तो यहाँ से क्या निकल के आएंगे आपकी डायमेंशन ऑफ प्रेशर m1 L-1 T-2। ठीक है, अब प्रेशर के यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट हम पास्कल लेके चलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं, तो ये यूनिट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, थोड़े बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, m1 L-1 T-2। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस भी लाई करता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, किसी एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसे बोलते हैं आपका स्ट्रेस। क्या बनेंगे यूनिट आपके m1 L-1 T-2। तो प्रेशर और स्ट्रेस के यूनिट क्या है आपके सेम। कभी कभार बेटा एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि इन दो कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनके, कौन से ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके यूनिट्स क्या है सेम है, तो किसकी डायमेंशन क्या है सेम है। तो आपको ये दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेन। क्या है आपका यहाँ पे स्ट्रेन। स्ट्रेन बोल सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप सपोज बात करो कि आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने खींचा, तो उसकी पहले लेंथ कुछ थी, अब उसकी लेंथ कुछ और होगी। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या आएगा यहाँ से आपका, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन दोनों केस में आपकी सेम ही रहेगी, है ना। तो ये क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे डायमेंशन लेस, तो m0 L0 और T0, ये क्या आया डायमेंशन लेस आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा इलास्टिसिटी। क्या आएगा आपका यहाँ पे, इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या आएगा आपका यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसके यूनिट निकल के आएंगे आपके m1 L-1 T-2 और नीचे वाले के यूनिट क्या होते हैं आपके सभी जीरो होते हैं, तो इसलिए m1 L-1 T-2, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देन आपका यहाँ आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँ, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा आपका यहाँ से टाइम, ये क्या आएगा इसका यहाँ पे आपका यूनिट ऐसे निकलेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाला था ओमेगा, वो किसके इक्वल था आपका थीटा बाय टी। तो थीटा आपका यूनिट लेस है, तो थीटा बाय टी विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका T-2। तो m0 L0 T-2, ये क्या आएंगे यहाँ पे आपके यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे वेट। तो वेट आपका वही है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को तो बोलते हैं हम आपका वेट, है ना। तो मैटर में आपको मैम ने पढ़ाया कि आपका वेट एक्चुअल पे होता क्या है, F इक्वल टू M इंटू ए, ये क्या आपका यहाँ पे वेट। तो यूनिट क्या आएंगे इसकी न्यूटन और डायमेंशन m1 L1 T-2। ठीक है, अब कुछ यूनिट आपके रह गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपका यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यहाँ पे आई से शो करते हैं। ठीक है, किसी ने जे से शो किया होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका यहाँ पे आई। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का
स्क्वायर, मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब इट इज डिफाइंड, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन होती है कि जितना भी आपके ऑब्जेक्ट का छोटे छोटे मासेस हैं उनको आप ऐड करोगे इनटू किसी उसका एक्सिस का आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका स्क्वायर कितना बन के आ रहा है। आपको एक डेफिनेशन लिखा है तो यहाँ पे इम्पल्स की डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस। और दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है जो आपको दिमाग में याद रखनी है, जिससे आपका यूनिट और डायमेंशन निकल के आएंगे इसकी। इट इज द सम ऑफ ऑल द स्मॉल पीसीस ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इन रोटेशन। ये आपकी यहाँ क्या बन के आएगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आपकी डेफिनेशन बन के आएगी। अब क्या है यहाँ पे देखो, आपका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बन के आएगा kg मीटर स्क्वायर, तो m1 L2 T0, ये क्या आएगी यहाँ पे इसकी आपकी डायमेंशन निकल के आने वाली है m1 L2 T0। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। क्या है आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्या है आपका यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है m1 L2 T0, और एंगुलर वेलोसिटी क्या आपका यहाँ पे T⁻²। कंबाइन करूँगा यहाँ बनेगा m1 L2 T-2। ये क्या है यहाँ पे आपका डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग, सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर लेंथ, किसी लेंथ पे कितनी फोर्स आपकी एक्ट कर रही है उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन। और आपके फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2, ठीक है। उसी से आपका यहाँ पे जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, m1 L0 T-2, m1 L0 T-2, ये क्या है आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सरफेस एनर्जी। क्या है, सरफेस एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन एरिया। वर्क है m1 L2 T-2 अपॉन एरिया क्या है आपका यहाँ पे L2, ये बन के आएगा m1 L0 T-2, m1 L0 T-2, ये क्या निकल के आया पर सरफेस एनर्जी की डायमेंशन। अब लास्ट आपका यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th क्लास में जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था वहाँ पढ़ा होगा, फोर्स F = G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ से G निकल के आता है आपका F × r² अपॉन m1 × m2, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर अपॉन m1 × m2। आपने पढ़ा हुआ है जो जब कोई दो मासेस हैं हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम r से शो करते हैं। ये आपने पढ़ा था शायद ना, जब दो ऑब्जेक्ट आपके प्रेजेंट है यूनिवर्स में, इनमें कितनी फोर्स एक्ट करी है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 × m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, इन्वर्सली डिपेंड करता है उस पर r², ठीक है। और थर्ड क्या है आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल जाता है उसे बोलते हैं g, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपका g यहाँ से निकलेगा F × r² अपॉन m1 × m2। तो F क्या है आपका m1 L1 T-2, r क्या है आपका L2 अपॉन m2, ठीक है, r² है ना आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या आएगा L2 अपॉन m1 क्या है m m+2, ये आपको ऊपर जाएगा बनेगा m-1 L3 T-2। तो m-1 L3 T-2 क्या आएगा आपका यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है गाइस। सो गाइस हमने यहाँ पे आज की क्लास में 30 क्वेश्चन 30 यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ी हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी।
आपको इसके बाद बचे हुए जो 20 हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और उसी क्लास में हम साथ में देखेंगे कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे जो आपको यहाँ बताया है इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। चाहता तो मैं भी ये करता कि हर एक चीज़ को बोर्ड पे नोट करता, आपको आके वो रीड करता। आप बोलते मज़ा आ गया पढ़ने का, लेकिन मज़ा तब आएगा पढ़ने का जब चीज़ें दिमाग में याद होंगी। वो याद कैसे होंगी? आपको हर एक चीज़ को बेसिक से ही देखना होगा। ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको स्टैट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको एक्चुअल में डेफिनेशन हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए। एग्जाम में बेटा 50 इस चैप्टर के फॉर्मूले, 50 अगले चैप्टर के फॉर्मूले, 50 अगले चैप्टर के फॉर्मूले, 2-3 हज़ार फॉर्मूला दिमाग में याद रखना आपसे बहुत टफ हो जाएगा ना। तो 50 अगर आप डायमेंशन याद करोगे, आपको मैं ऐसे ही पूछ लूँ अभी कि ग्रेविटेशन के कॉन्स्टेंट के डायमेंशंस क्या है, आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपने चीज़ों को रटा है आपको वो चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी। उससे बेटर है आपने फॉर्मूला याद किया कि सर ने बताया था 2 ऑब्जेक्ट है मास, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, उन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स, तो F इन्वर्सली r स्क्वायर, तो F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और वहाँ से आपका G निकल के आएगा कांस्टेंट। तो इस तरीके से चीज़ों को ग्रैब करना सीखो, समझना सीखो। क्लियर गाइस? स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पे, जो भी आपको पढ़ाया आपने आज यहाँ पे 30 के राउंड डायमेंशंस की हैं, उनकी यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है। कौन सी यहाँ पे यूनिट लेस है वो आपको पता चल गया होगा। वैसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी डायमेंशन जो आपके कैसे हैं यूनिट लेस हैं। क्लियर गाइस? सो ख़त्म करते हैं आपकी आज की क्लास गाइस। सही रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट कल ही आपकी क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।